नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस कोचिंग में। आज हम लोग सीडीपी के पार्ट नंबर 4 देखेंगे, 30 एमसीक्यू। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो कौन सी क्रिया है जो संज्ञानात्मक सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1 नंबर, वर्णन करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे ... के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। जो राजेश ये क्रियाकलाप करता है, इसे सबसे अच्छा किस ऑप्शन के विकल्प के तहत वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? विकल्प हैं आपके, बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना। ये टीके नहीं, टोके होना चाहिए। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास का सहयोग किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग? कौन सा तरीका गलत है पूछ रहा है। तो बच्चे के बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये करना चाहिए, भाषा विकास में सहयोग करेगा। उसके प्रयोगों का समर्थन भी करना चाहिए, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? बच्चा जिस भाषा में बोले उस भाषा को अमान्य करना, ये नहीं करना चाहिए। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को ... योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है? विकल्प है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ये मानव बुद्धि एवं विकास की समझ में शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? कौन सा सत्य है इसमें? खेलना जो है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
विकास में आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में पूछ रहा है। पहला विकल्प है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप लोगों का? समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। विकल्प 2, मतलब जिस घर में गार्जियन से संचारित बुद्धि नहीं मिलती है वही पूछ रहा है कि योगात्मक नहीं है, तो क्या वहां के बच्चे नहीं तेज होते हैं? बिल्कुल तेज होते हैं। पढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो शिक्षक अगर क्रिकेट के बारे में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का खेल सुधारना चाहता है तो क्या करेगा? इन विकल्पों में से वो शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाएगा, जिससे शिक्षार्थी जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि मुझे किस तरह से क्षेत्र रक्षण करना है। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ये कह रहा है कि जो ये शिक्षिका कर रही है वो वाइगोत्स्की के कौन से चरण में आएगा? तो कौन से चरण में आएगा? तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण, सक्रियकरण। तो कौन से चरण में आएगा ये शिक्षार्थी जो है वो आत्मसात करेंगे। विकल्प 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? विकल्प हैं अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। तो क्या कर लिया है? वो अनुकूलित कर लिया है। उसे पता चल गया है, उसके दिमाग में ये अनुकूलन हो गया है कि दाल और चावल दोनों मिला के खाए जाते हैं। विकल्प 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है, इन विकल्पों में से उनमें से कौन सा आता है? संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभाविक। तो कौन सा आता है? स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संदर्भगत आता है। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। जो गार्डनर जी का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं,
प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो गार्डनर का सिद्धांत जो है किस पे बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। गार्डनर जी ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यता पाई जाती है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। था, फा, चा ध्वनियां हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो ये कौन सी ध्वनियां हैं? ये स्वनिम हैं, क्योंकि इनमें स्वर का योग है। तो ये कौन सी ध्वनियां हो जाएंगी? स्वनिम ध्वनियां। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कियों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अथवा अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करना चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, जिससे जेंडर रूढ़बद्धता नहीं आएगी। ठीक है। विकल्प 2 नंबर। लैंगिक समानता देखेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विकल्प है आपके वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो क्या करना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करने के लिए यह समझना चाहिए कि शिक्षार्थी में कहाँ योग्यता है, कहाँ अयोग्यता है। उस टॉपिक को हम लोग दोबारा क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? 2 विकल्प हैं इसमें, ये पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ। चलिए, वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो यही विकल्प सबसे सही हो जाएगा कि सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर। सतत और व्यापक मूल्यांकन ... पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो किस पर व्यापक मूल्यांकन बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर है। विद्यालय आधारित आकलन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्रति बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित आकलन से क्या होता है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने की तत्परता ... की ओर संकेत करती है। थार्नडाइक का तत्परता नियम, शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्यों की प्रकृति को संतुष्ट करने में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीखने के सत्यायक
में शिक्षार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब यह गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो कौन सा हम विकलांग बच्चों के लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो जिसको छोड़ के बाकी और विकल्पों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? विकल्प हैं सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये जो सांस्कृतिक कारक है इसको छोड़ के बाकी संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न और सेरेब्रल डिस्फंक्शन से अधिगम क्षमता उत्पन्न होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सांस्कृतिक कारक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। चौथा विकल्प है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। कौन सा समावेशी विद्यालय करता है इन विकल्पों में से? 2 नंबर शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। विकल्प 2 विद्यालय का काम होता है कि सभी बच्चों को एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाए जिससे बच्चों में समान परिणाम हो। बढ़ते हैं अगले 23 नंबर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर 23 हो गया। 24 नंबर। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? जो प्रतिभाशालिता है ये किसके कारण होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरण के कारण, 2 और 3 का संयोजन। तो जो प्रतिभाशालिता होती है ये आनुवांशिक भी होती है और वातावरण का भी प्रभाव होता है इस पे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? 2 और 3 दोनों। चौथा विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप चुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये विद्यार्थी स्वयं सुनिश्चित करेगा कि कैसे सीखना है और क्या सीखना है, तो वो ज्यादा तेजी से सीख सकेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया,
डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो क्या कहलाती है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता? ये कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। और ये जो डिस्कैलकुलिया है ये गणित विकार में आता है। जब गणित का विकार पूछेगा तो डिस्कैलकुलिया, और जब पठन विकार पूछेगा तो डिसलेक्सिया, और जब लेखन से संबंधित पूछेगा तो डिस्ग्राफिया। इससे याद कर सकते हैं आप लोग कि ग्राफ लिखने के काम आता है, तो लेखन से संबंधित पूछेगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। और ये गतिक कौशलों में पूछ रहा है तो डिस्प्रेक्सिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम निर्योग्यता किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा एक चर अवस्था है, कभी अस्थाई नहीं है। आज आप नहीं सीख रहे हैं, हो सकता है अगले दिन से आप सीखने लगें, तो ये स्थिर अवस्था नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28। किस के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचानना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इनमें से कौन सा विकल्प है जो समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है? देखिए, परिणामों की आशा करना। जब हम कोई काम करते हैं तो परिणाम की उम्मीद जरूर करते हैं। बढ़ते हैं अगले विकल्प की क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब शिक्षार्थी स्वयं से कोशिश कर रहा हो तो उस समय उसको ठीक नहीं करना चाहिए, जिससे वो ये पता लगेगा कि ये किस स्तर तक जा सकता है। फिर जहां वो पहुंच जाएगा उस पे हम लोग फिर वही मदद करेंगे। इसको जेडपीडी का सिद्धांत बोलते हैं। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो चौथा विकल्प तो होगा नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर सकती और अत्यधिक चिंतित हो जाती है, इसलिए उसके पांव कांपने लगते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को जांचें और कमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।